दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मित्रों, हम लगभग 400 वर्षों तक विदेशियों के गुलाम इसलिए रहे क्योंकि हमने अपने बारे में कभी कुछ सोचने का प्रयास नहीं किया। जो भी आक्रमणकारी हमारे ऊपर आक्रमण करते गए, हम उन्हें आत्मसात करते गए। हम जिसे उदारता समझते थे वो हमारी कमजोरी साबित हुई और चंद मुट्ठी भर विदेशी लोग आकर के इस विशाल भारत पर सैकड़ों वर्षों तक शासन किया और हमें हमारे वतन पर एक गुलाम बन के रहना पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण हमारी अशिक्षा थी, हमारे अलग अलग क्षेत्रों की भावनाएं थी। हम कभी इन विदेशियों का मुकाबला करने के लिए एकजुट नहीं हो पाए। हमारे छोटी छोटी रियासतें आपसी मनमुटाव के चलते, आपसी मतभेदों के चलते कभी भी इन विदेशियों का एकजुटता के साथ सामना नहीं किया और जिसका दुष्परिणाम हुआ कि सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारत गरीबी की तरफ बढ़ती चली गई। समाज में जात पात ऊंच नीच का भाव ये विदेशियों को आक्रमण कर यहाँ पर कब्जा करने में मददगार साबित हुआ। सेना में राजपूतों के सेना बनाना है जो कंपल्सरी कर दिया गया था, जिसके चलते समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस सैनिक अभियान में शामिल होने से वंचित रह गया और जिसका दुष्परिणाम हुआ कि हमारा भारत बार बार विदेशियों के चंगुल में फंसता रहा। अपने दायित्वों के प्रति जागरूक होना, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना, ये हमें शिक्षा से ही प्राप्त होती है। और जब देश का एक बहुत बड़ा वर्ग अशिक्षित था, अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आने वाली कंपनी एक दिन पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया। यह कितने दुर्भाग्य की बात थी, लेकिन हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। आज भी हम राजनीतिक रूप से कहने के लिए तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए, लेकिन सही मायने में हमें आज़ादी आज भी नहीं मिली है। आज भी हमारी सामाजिक मान्यताएं, हमारी कुरीतियां, हमारे धर्म और संप्रदाय के नाम पर झगड़े, जाति और धर्म के नाम पर झगड़े हमें अभी भी एकजुट होने में बाधाएं पैदा करते हैं। आज इतनी शिक्षा का प्रतिशत बढ़ने के बावजूद भी हम जाति और धर्म के नाम पर लड़ने में बिल्कुल ही संकोच नहीं करते। हम भूल जाते हैं कि हम जिन लोगों से विवाद करते हैं वे हमारे भाई बंधु हैं। सर्वप्रथम हम भारतीय हैं, बाद में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और फिर हम अलग अलग प्रांत के हैं, लेकिन राष्ट्रीयता के नाम पर हम सब भारतीय हैं। पहले हम भारतीय हैं, फिर बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हैं। इसलिए हमें इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि राष्ट्रवाद सर्वोपरि है और इस राष्ट्र को एक झूठता के सूत्र में बांधने के लिए हमें आवश्यक है कि हम जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद से ऊपर उठ करके इस देश के लिए सोचें और अपने समाज में रहने वाले हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी देश, किसी भी धर्म का रहने वाला हो, उसे हम अपना परिवार का सदस्य समझें और एक दूसरे के प्रति हम प्रेम और विश्वास का माहौल पैदा करें और एक ऐसे राष्ट्रवाद का निर्माण करें जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार हो, सभी लोगों को समान सुविधाएं दी जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जीवन के लिए मूलभूत सुविधाओं का बंटवारा समानता के आधार पर होना चाहिए। इनमें किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए। और ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए, ऐसे समाज के निर्माण के लिए, ऐसे देश के निर्माण के लिए इस देश के सभी नागरिकों को आगे आने की आवश्यकता है। जब तक इस देश का हर नागरिक शिक्षित नहीं होगा, जब तक इस देश की हर महिला, हर पुरुष
चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो, सही मायने में अपने को शिक्षित कर पाने में असमर्थ है, तब तक एक समृद्धशाली भारत का निर्माण करना असंभव होगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम अपने भीतर एक ऐसी शिक्षा का प्रसार करें, एक ऐसी नैतिकता का विकास करें जहाँ पर जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाइयाँ न होती हों, जहाँ पर अमीरों और गरीबों के बीच में कोई खाई न रहे, जहाँ पर सत्ता में बैठे लोग अपने को मालिक न समझ करके जनता का सेवक समझें, सरकारी कार्यालयों में बैठे हुए अधिकारी और कर्मचारी अपने को शासक न समझ करके सही मायने में जनता का सेवक समझें, और अदालतें और जितने भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं हैं जिनके ऊपर इन्हें संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई है, हमें उनके भीतर एक ऐसी नैतिकता का विकास करने की जरूरत है कि ये लोग खुद को मालिक या शासक न समझ करके इस देश के सेवक के रूप में अपने को प्रतिष्ठित करें, और इस पूरे समाज में एकजुटता लाने के लिए, सबको न्याय दिलाने के लिए, सबको समानता का अधिकार दिलाने के लिए दिन रात परिश्रम करें, पूरी ईमानदारी के साथ करें, जहाँ पर धन का बंटवारा समान हो, जहाँ पर चंद लोगों के पास देश के सारा धन न हो, बल्कि आवश्यकता के अनुसार सबको बांट दिया जाए, जिनकी जैसी आवश्यकताएं हो उन्हें उस हिसाब से बंटवारा किया जाए, नौकरियों में सबके लिए स्थान दिए जाए, उनके प्रतिभाओं के आधार पर, उनके इंटेलिजेंसी के आधार पर उन्हें रोजगार दिया जाए, और जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस जनसंख्या के आधार पर जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो सरकार है, उस तरह से उन परिस्थितियों के हिसाब से नए नए रोजगार के अवसरों का सृजन करें, और जब तक इस देश के हर नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक एक समृद्धशाली भारत का निर्माण नहीं किया जा सकता। सबसे जो बड़ी समस्या है, सबसे जो ज्वलंत समस्या आज की, वह बेरोजगारी की है। हमारे इस भारत देश में, हमारे इस देश में बेरोजगारों की एक लंबी फौज है, और इन बेरोजगार युवकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर जो शोषण के खिलाफ एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है, वह एकजुटता नहीं हो पा रही है। हम एकजुट होकर के इस शोषण पर आधारित व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, जिसके आधार पर शोषण की प्रक्रिया लगातार बढ़ती जा रही है। इस शोषण और शोषित के बीच का फर्क जब तक हम नहीं मिटाएंगे तब तक समाज का हर आदमी सुखी, शिक्षित और संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यकता है कि हम शोषक और शोषित के बीच के फासले को मिटाने के लिए आगे आएं, और यह जिम्मेदारी बनती है इस देश के नौजवानों की, इस देश के छात्रों की, इस देश के प्रबुद्ध वर्गों की, कि समाज में व्याप्त इन बुराइयों को, शोषक और शोषित वर्ग के बीच के फासले को दूर कराने के लिए आगे आएं, और अपने इन प्रतिभाओं का उपयोग करते हुए एक ऐसे समाज का निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं जहां में हर आदमी सुखी हो, हर आदमी संपन्न हो, हर आदमी को समानता का अधिकार हो, और जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सबको उपलब्ध हो। जब तक भी इस देश का एक भी नौजवान बेरोजगार है, जब तक इस देश की प्रतिभाएं विदेशों में पलायन करने के लिए मजबूर हैं, तब तक इस समृद्धशाली भारत का निर्माण नहीं हो सकता। तब तक किसी भी कीमत पर हम अपने भारत को सोने की चिड़िया नहीं बना सकते। इसलिए आवश्यक है कि इस देश का हर नौजवान, इस देश की हर लड़की, इस देश की हर शिक्षित लड़की अपने शिक्षा का उपयोग करते हुए समाज के इस परिवर्तन को, समाज के में एक नया परिवर्तन लाने के लिए, परिवर्तन के इस नई सुबह के लिए कमर कस करके आ गया है, और अपनी पूरी ऊर्जा का, अपनी पूरी योग्यता का उपयोग इस समाज को बदलने में करे। तभी हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक नया विचार दे पाएंगे, एक नई व्यवस्था दे पाएंगे, एक नई नैतिकता दे पाएंगे, और एक ऐसे समाज की रूपरेखा बनाकर दे पाएंगे जिसमें आने वाली हमारी सारी पीढ़ियां सुख और संपन्न होगी, जहाँ पर कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, जहाँ पर कोई अमीर नहीं होगा, जहाँ पर कोई गरीब नहीं होगा। अमीरी और गरीबी के बीच के फासले मिटाने का विचार देना हम सभी लोगों का दायित्व है। जब तक हम अपने इन दायित्वों से पीछे हटते रहेंगे तब तक हम अपने रुग्ण पीढ़ियों को ही पैदा करते रहेंगे। इसलिए
आज आवश्यकता है कि देश के सभी नौजवान, समाज के सभी नौजवान, लड़के लड़कियां, स्त्री पुरुष और बच्चे सब मिलकर के इस नए समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। जो जितना है, जिसकी जितनी क्षमता है, पूरी क्षमता के अनुसार इस समाज को बदलने के लिए आगे आए। और इस मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या क्या चीज़ें इस नए समाज के निर्माण के लिए जोड़नी है। अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।